बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आदर्शवाद क्या है और आदर्शवाद के सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में हमने व्याख्या सहित विवरण या वर्णन किया था। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी इसका शैक्षिक इम्प्लीकेशन उपयोग क्या है इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट विद, आधुनिक समय में इसका शैक्षिक योगदान क्या हो सकता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड डिसिप्लिन, यानी शिक्षा के उद्देश्य में, करिकुलम में और शिक्षण विधियों में तथा अनुशासन में आज इनका क्या शैक्षिक योगदान हो सकता है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आधुनिक भारत में यानी आधुनिक युग में इसका शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संदर्भ में, अनुशासन के संदर्भ में क्या योगदान हो सकता है। तो आप इसमें पहले हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे और डिटेल में आप ये भी बताते जाएंगे, क्योंकि आज के युग जो भौतिकता परक युग है, मेटेरियलिस्टिक समय है, तो इस समय शिक्षा के जो आध्यात्मिक उद्देश्य है वो आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में धन की वृद्धि, धन संपन्नता तो आ गई है, लेकिन आत्मिक शांति, मन की शांति नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह के उद्देश्य होंगे, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैसा ही पाठ्यक्रम होगा, है ना। और फिर वो पाठ्यक्रम कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके लिए वैसे ही टीचिंग मेथड्स होंगे, और फिर टीचिंग और सीखने सिखाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक तभी चल सकती है जबकि अनुशासित वातावरण हो, छात्र अनुशासित हो। तो इस तरह से इन पॉइंट्स में जब हम बात करेंगे तो आप इसकी व्याख्या में या इसके निष्कर्ष में ये स्पष्ट जरूर कर देंगे कि आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आपका पूछा गया है कि आज के भारत में इनका क्या योगदान है, शिक्षा के उद्देश्यों का क्या कितना हो सकता है, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन का। हाँ, प्लेटो की फिर से ये दोनों परिभाषाएं देख लीजिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा ज्ञान, विवेक और सद्गुण का व्यक्ति में विकास करना है। शिक्षा ज्ञान, विवेक और सद्गुण का व्यक्ति में विकास करना है, जिससे कि वो समाज के साथ अच्छी तरह समायोजन कर सके और बुराइयों को दूर कर सके। इसी तरह से कांट ने शिक्षा की परिभाषा दी है। ये भी एक आदर्शवादी दार्शनिक है। इन्होंने लिखा है, वर्तमान समाज में सफलता प्राप्त करने की योग्यता ही शिक्षा नहीं है। वर्तमान समाज में सफलता प्राप्त करने की योग्यता ही शिक्षा नहीं है, बल्कि या वरन मानवता के आदर्श समाज के लिए, तैयारी ही शिक्षा है। इसी तरह से पेस्टोलॉजी ने लिखा है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।
मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आदर्शवादियों ने जिस शिक्षा का प्रतिपादन किया वो, या जिसको शिक्षा माना, ये आज के युग में भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि आदर्शवादियों ने जो शिक्षा के आदर्श बताए, उद्देश्य बताए, पाठ्यक्रम बताए, शिक्षण विधियां बताई, वो सब आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उन उद्देश्यों की बात करेंगे जिनका कि आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो उद्देश्य आज भी शिक्षा के निर्धारित किए जाते हैं। पहला है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। चूंकि आदर्शवाद के अनुसार मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है और ईश्वर ने उसको असीमित शक्तियां प्रदान की हैं, और आदर्शवादी इन्हीं सर्वोच्च शक्तियों एवं क्षमताओं को प्रकटीकरण एवं अच्छे मार्ग की ओर ले जाना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। आज भी इस तरह की ही शिक्षा की जरूरत है। जैसा कि एजुकेशन में का जो शाब्दिक अर्थ है E+D को अंदर से बाहर की ओर निकालना, यानी आंतरिक शक्तियां उसमें विद्यमान है, केवल उसको प्रकटीकरण, अच्छे मार्ग की ओर ले जाने की ही आवश्यकता है। तो ये उद्देश्य आज भी, इस उद्देश्य की बहुत ही आवश्यकता है और इंपॉर्टेंस भी है। दूसरा है व्यक्तित्व के सामाजिक पहलू का अधिकतम विकास। उसके सामाजिक पहलू का भी विकास पर बल देते हैं। क्योंकि वो उसे समाज में रहना है, समाज में अपना जीवन व्यतीत करना है, तो उसके सामाजिक गुणों का भी विकास, जैसे सहयोग, सहभागिता, सहानुभूति, तो इस तरह से सामाजिक शक्तियों का भी विकास करना उसमें आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिकता से ही संबंधित सामाजिक कर्तव्यों की अनुभूति। उसके समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। उसके देखिए, जब तक वातावरण सही नहीं होगा तब तक उसको अपने पर्यावरण को भी अच्छा रखना है। और समाज में अब अगर उसका चारों ओर का पर्यावरण, जो कि समाज कह सकते हैं जिसको, समाज में वो अगर समायोजित नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो इस तरह से उसके सामाजिक कर्तव्य भी हैं। व्यक्तित्व के सामाजिक पहलू का अधिकतम विकास और सामाजिक कर्तव्यों की अनुभूति कराना, तीसरा उद्देश्य ये है। चौथा उद्देश्य है शाश्वत आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति। वो शाश्वत आदर्श और मूल्य कौन से हैं? सत्यम, शिवम और सुंदरम। हमने इसकी चर्चा दार्शनिक पक्ष में भी की थी। तो शिक्षा के ही द्वारा इन शाश्वत मूल्यों, चूंकि ये जो मूल्य है ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए इनकी प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से इन्होंने निर्धारित किया है, जिसकी आज भी बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्त करना। सांस्कृतिक उन्नति यानी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारी जो अपनी भारतीय संस्कृति है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे तत्व हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और उन सांस्कृतिक परंपराओं को से उसे अवगत होना है और उसे
हस्तांतरित भी करना, उसका विकास करने पर भी का भी प्रयास करना है। नेक्स्ट, विवेक शक्ति का विकास करना। विवेक शक्ति का विकास करना, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, विवेक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, तो ये भी मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, पवित्र जीवन की प्राप्ति, उसका नैतिक चारित्रिक पक्ष बहुत ऊंचा हो, जिससे कि वो एक पवित्र जीवन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, व्यक्ति एवं विश्व के बीच समन्वय तथा समरसता स्थापित करना। व्यक्ति एवं विश्व के बीच समन्वय, यानी हम भारत राष्ट्रीयता से उठकर अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास करना, कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव उसमें उत्पन्न करना, कि वो ईश्वर का अंश होने के कारण संसार में जितने भी जीव हैं वो एक समान है, तो सब में एक समन्वय है। नेक्स्ट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, उसमें नैतिक गुणों का विकास करना, उसका जिससे कि उसका चरित्र बहुत ऊंचा उठ सके। आध्यात्मिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक गुणों का विकास उसमें किया जाए, जिससे कि उसको परम आनंद की अनुभूति हो सके, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट, परम तत्व यानी ईश्वर से एकाकार करना, चूंकि वो उसी का एक अंश है, उसी का एक अंश है, इस वजह से उसको उसी में ही विलीन होना है, यानी मानवीय गुणों से ऊपर उठकर उसमें ईश्वरीय गुणों को उत्पन्न करके उनका विकास करना है। नेक्स्ट, मनुष्य की, और ये तभी संभव हो सकता है, नेक्स्ट उद्देश्य में मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का आध्यात्मिक प्रवृत्ति में परिवर्तन। तो इसका मतलब मनुष्य की दो प्रवृत्तियां हैं, मूल और आध्यात्मिक। शिक्षा का कार्य है कि उसकी मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदल देना, यानी जब उसको पवित्र, पूर्ण और धार्मिक बनाया जाएगा तो वो उस पूर्णता की ओर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से उसे मानवता से देवत्व की ओर ले जाना है। नेक्स्ट, मानव भावनाओं का उदात्तीकरण, मानवीय भावनाओं को और ऊंचा उठाकर उसमें देवत्व गुणों को प्रकट करना। नेक्स्ट, सृजनात्मक एवं गवेषणात्मक शक्तियों का विकास, जिससे कि वो कुछ ना कुछ अच्छे से सृजनात्मकता उसमें विकसित हो। गवेषणात्मक यानी ये शक्तियां उसमें बीज रूप में निहित रहती हैं और उन शक्तियों को उपयुक्त वातावरण पाकर वो विकसित हो उठती हैं। अतः इन शक्तियों को विकास के लिए प्रेरित करना, जिससे कि उसका व्यक्तित्व और ज्यादा ऊंचा उठ सके। आत्मज्ञान की प्राप्ति, हालांकि व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको एक अन्य पॉइंट में भी रख सकते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति। अब हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय में आदर्शवादियों ने की जो विचारधारा है वो है कि आदर्श केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम का मूल लक्ष्य क्या हो, आदर्शों की अनुभूति कराना।
आदर्श केंद्रित पाठ्यक्रम हो। किसी ने शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम माना है, किसी ने बालक केंद्रित पाठ्यक्रम माना है, किसी विचारधारा में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता दी है, लेकिन आदर्शवादियों ने आदर्श केंद्रित पाठ्यक्रम माना है। यानी पाठ्यक्रम का मूल लक्ष्य व्यक्ति को उन आदर्शों की अनुभूति कराना होना चाहिए, उन आदर्शों की अनुभूति कराना होना चाहिए, क्योंकि इनकी अनुभूति के बिना व्यक्ति का जीवन शांत और सुखमय नहीं हो सकता। तो इस तरह से यह आदर्श केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित करने से पहले कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं या विचार दिए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है आध्यात्मिक क्रियाओं को महत्व दिया जाए। आध्यात्मिक क्रियाएं, चूंकि आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं और इसलिए पाठ्यक्रम में इससे संबंधित यानी आध्यात्मिक क्रियाओं को ही विशेष महत्व देते हैं। और आध्यात्मिक क्रियाएं ही मानव व्यवहार एवं भौतिक शक्तियों को संतुलित करने की वाली जो विवेक शक्ति है या फिर शाश्वत मूल्यों की अनुभूति है, उसको कराती है। तो आध्यात्मिक क्रियाओं को महत्व देते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक और भौतिक क्रियाओं को महत्व। अब आगे चलकर वो विषय भी बताएंगे कि कौन कौन से विषय हैं जो कि आध्यात्मिक क्रियाओं से संबंधित हैं, कौन कौन से विषय हैं जो शारीरिक और भौतिक क्रियाओं से संबंधित है। लेकिन अभी वो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम निर्धारित करने से पहले आदर्शवादियों के क्या विचार है। फिर शारीरिक और भौतिक क्रियाएं, इन्होंने शारीरिक क्रियाओं पर भी बल दिया है, क्योंकि ये मानते हैं कि जैसा कि अरस्तु ने लिखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए आदर्शवादी भौतिक विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं। इसलिए आदर्शवादियों ने शरीर को भी स्वस्थ बनाने के लिए शारीरिक और भौतिक क्रियाओं को भी महत्व दिया है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट है धर्म को विशेष महत्व। ये तो क्लियर है कि धर्म ही हमें बताता है कि समाज में हमें किस ढंग से रहना है, सबके साथ कैसा व्यवहार करना है। और धर्म को सिखाते ही नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करवाते हैं, और वो धार्मिक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति को महत्व। चूंकि संस्कृति की रक्षा करना, उसे विकसित करना हर मानव का कर्तव्य है, ऐसा मानते हैं आदर्शवादी। इसलिए पाठ्यक्रम में संस्कृति की शिक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। और तीसरा जो सिद्धांत वो प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं समरसता का सिद्धांत होना चाहिए। यानी केवल भौतिक क्रियाएं ही नहीं, भौतिक विकास पर ही बल नहीं देना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक विकास में समन्वय करके, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय, दोनों प्रकार की क्रियाओं को समान महत्व देते हैं। समरसता, भौतिक और आध्यात्मिक विकास में समन्वय करना चाहते हैं, समन्वय करते हैं। तो इस तरह ये तो कुछ विचार हमने प्रस्तुत किए। अब हम पाठ्यक्रम संबंधी विचार प्रस्तुत करने के लिए, यानी उन्होंने किस तरह का पाठ्यक्रम, तो हम जानते हैं कि प्लेटो जो बहुत बड़े आदर्शवादी, मुख्य आदर्शवादी हैं, उन्होंने उनके अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, बहुत प्रभावी ढंग से रूपरेखा प्रस्तुत की है। उन्होंने जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्ति माना है, जो केवल सत्यम, शिवम एवं सुंदरम जैसे आध्यात्मिक और शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। पर ये जो 3 शाश्वत मूल्य हैं, इनकी प्राप्ति 3 प्रकार की मानवीय क्रियाओं द्वारा ही हो सकती है। और ये क्रियाएं हैं बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक। बौद्धिक,
कलात्मक और नैतिक। तो इसलिए उन्होंने कहा है प्लेटो के अनुसार कि पाठ्यक्रम में वे ही विषय रखे जाने चाहिए जो इन तीनों क्रियाओं को प्रोत्साहन देते हैं। हाँ, तो सत्यम, शिवम और सुंदरम से संबंधित 3 क्रियाएं हैं। सत्यम से संबंधित बौद्धिक और सुंदरम से संबंधित कलात्मक और शिवम से संबंधित नैतिक। तो 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। बौद्धिक क्रियाओं के लिए कौन से विषय उन्होंने बताए? बौद्धिक क्रियाओं के लिए मानव की 3 क्रियाएं हैं, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक। बौद्धिक क्रियाओं में आते हैं विषय भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। और कलात्मक में आते हैं कला और कविता। और नैतिक में आते हैं धर्म, अध्यात्म शास्त्र तथा नीति शास्त्र। इसी तरह से नन नन ने मानव की क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया है और उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपने राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाए और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। तो ये कार्य पाठ्यक्रम के द्वारा ही हो सकता है। तो इसलिए नन ने केवल उन्हीं क्रियाओं, नन के अनुसार केवल उन्हीं विषयों या क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जो इस दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने 2 प्रकार की क्रियाएं मानी है, मानव की क्रियाएं उन्होंने 2 प्रकार की मानी है। फिर उन्हीं क्रियाओं के अनुसार उन्होंने पाठ्य विषय भी विभाजित किए हैं। पहली क्रियाएं जो है शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक, 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। पहली क्रियाएं हैं शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक। और उनसे संबंधित जो विषय हैं वो है शारीरिक व्यायाम, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र तथा धर्मशास्त्र। और दूसरी तरह की क्रियाएं जो है वो है साहित्यिक एवं सौंदर्य शास्त्र। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं, इन क्रियाओं से संबंधित जो विषय हैं साहित्य, कला, संगीत, हस्तकला, इतिहास, भूगोल, विज्ञान तथा गणित। इसी तरह से रॉस ने जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है उन्होंने भी 2 तरह की क्रियाएं मानी हैं, शारीरिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाओं में उन्होंने कहा कि कला, कौशल तथा स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित विषय पढ़ाए जाएं, जिससे कि शारीरिक कुशलताएं आए, कला, कौशल तथा स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित। और आध्यात्मिक क्रियाओं को उन्होंने 4 भागों में बांटा। पहली है बौद्धिक, जिसमें विषय है साहित्य, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान तथा गणित। तो ये तो बौद्धिक में आ गए। दूसरी क्रिया है नैतिक, जिसमें नीति शास्त्र आ गया। तीसरी क्रिया है कलात्मक, जिसमें ललित कलाएं आ गईं। और चौथी क्रिया है धार्मिक, जिसमें धर्म तथा अध्यात्म शास्त्र विषय आ गए। तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम से संबंधित विचार, और इन सबकी जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में। आज भी हम यही विषय बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो भौतिकता के आधुनिक युग में जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि आज एक बच्चे को हम एक सफल डॉक्टर मान लीजिए बनाना चाहते हैं, तो वो सफल डॉक्टर वो होगा जो अधिक से अधिक पैसा कमाए, ये परिभाषा बन गई है। लेकिन होना ये नहीं चाहिए। आज ये होना चाहिए एक आदर्श डॉक्टर बने, न कि एक आर्थिक रूप से सफल डॉक्टर। उसको अपने कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि आर्थिक रूप को अपना देखना चाहिए।
तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम था, और इन पाठ्यक्रमों को हम जिस तरह की शिक्षण विधियों की बात करेंगे कि शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। हालांकि आदर्शवादियों ने किसी विशेष शिक्षण विधि पर बल नहीं दिया है। आदर्शवादी, जैसा कि बटलर महोदय ने लिखा है कि आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त ना मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानते हैं। यानी वो किसी विधि के अनुयायी नहीं है, बल्कि निर्माता है। वो अपने विषय को, वो जानते हैं कि अपने विषय को हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आदर्शवादियों ने लक्ष्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी निश्चित शिक्षण विधि पद्धति नहीं है। अगर हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित है तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधियों की खोज हम सरलता से कर सकते हैं। इसीलिए विभिन्न आदर्शवादी शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया। जैसे सुकरात एक आदर्शवादी दार्शनिक थे, उन्होंने प्रश्न विधि को अपनाया था लोगों को शिक्षा देने के लिए। प्लेटो ने संवाद विधि को अपनाया। अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि को अपनाया। ये सब आदर्शवादी थे। हीगल ने तर्क विधि को अपनाया। हर्बार्ट ने निर्देश विधि को अपनाया। और इसके अलावा कुछ आदर्शवादियों ने व्याख्यान और वाद विवाद विधियों को अपनाया। फ्रोबेल ने तो खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया, जबकि पेस्टोलॉजी ने अभ्यास व आवृत्ति अर्थात इंद्रिय शिक्षा या क्रियाओं को महत्व दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्शवादियों ने किसी विशेष शिक्षण पद्धति अथवा पद्धति पर बल न देते हुए विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को आवश्यकता अनुसार अपनाया और कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिस भी शिक्षण पद्धति को उचित समझे उसको अपनाए। लेकिन अगर हम शॉर्ट में जानना चाहते हैं कि मुख्य कौन सी विधियां प्रचलित थी आदर्शवादियों के अनुसार, यानी विभिन्न आदर्शवादियों ने किन किन शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दिया, तो हम शॉर्ट में बता सकते हैं, वो उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहली है प्रश्न विधि। तो यही जो विधियों को हम थोड़ा पॉइंट्स में डाल लेते हैं। प्रश्न विधि। दूसरी है संवाद विधि। तीसरी है आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन को समझने के लिए ये है कि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत विधियां हैं। आगमन में ये होता है कि पहले उदाहरण समझाया जाता है और फिर सूत्र रूप में या कोई सूत्र आता है, यानी, और निगमन में पहला सूत्र समझाया जाता है, फिर उसके बाद तमाम उदाहरणों के द्वारा उस सूत्र की व्याख्या की जाती है। तो ये तरीका है दोनों को पढ़ाने का। आगमन यानी पहले डिटेल समझा दिया तमाम उदाहरणों के द्वारा, तब फिर उदाहरणों को समझाते हुए कोई सूत्र हमने बता लिया या बता दिया। चौथा है तर्क विधि, ये क्लियर है। पांचवा है निर्देश विधि, ये भी क्लियर है। छठी है व्याख्यान विधि। सातवीं है वाद विवाद विधि। आठवीं है स्वक्रिया विधि। नवीं है पाठ्य पुस्तक विधि। और 10वीं और लास्ट है अंतर्दृष्टि विधि, खुद समझना, अनुभव करना और खुद समझना, अंतर्दृष्टि से समझना, यानी जो उसकी इंट्यूशन कहती हो, अनुभव एवं अंतर्दृष्टि विधि। तो इस तरह से हमने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर प्रकाश डाला। अब हम डिसिप्लिन या अनुशासन की बात करते हैं कि किस प्रकार का अनुशासन आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन के बारे में
अपने विचार देते हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वो अनुशासन में रहे, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत तभी कर सकता है व्यक्ति जब वो अनुशासित रहता है। क्योंकि अनुशासन में ही रहकर वो आत्मानुभूत या आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी परंतु आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कठोर अनुशासन नहीं देना चाहते तो क्या वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं? नहीं, वो पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं देना चाहते। ना तो वो कठोर अनुशासन देना चाहते हैं, कठोर अनुशासन के पक्ष में है, और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं। और वो शिक्षक को, उनके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार, शिक्षक को छात्र को अनुशासित बनाने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब वो मध्यम मार्ग कौन से होंगे, किस प्रकार के अनुशासन के प्रयोग पर बल देते हैं? वो पहला है आंतरिक अनुशासन। आंतरिक अनुशासन को प्रमुखता देते हैं। यदि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो अपने आप अच्छा व्यवहार करेगा। आदर्शवादी बाह्य अनुशासन या दिखावटी अनुशासन की निंदा करते हैं। वो चाहते हैं कि छात्र मन, वचन, कर्म तीनों से शुद्ध हो। मन से शुद्ध होना कर्म से शुद्ध होने की से ज्यादा अच्छा है, अधिक अच्छा है। यानी अगर कर्म से शुद्ध है और मन उसका खराब है तो कोई फायदा नहीं। मन का शुद्ध होना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए वो आंतरिक अनुशासन लाना चाहते हैं बालक में। दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन। अब देखिए, अनुशासन को प्रभावित करने वाले 3 तत्व हैं आदर्शवादियों के अनुसार। अनुशासन को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण, और तीसरा है छात्र स्वयं। हाँ, तो विद्यालय में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वहां के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को भी स्वस्थ रखा जाए। और इसके साथ साथ चूंकि शिक्षक भी एक सामाजिक वातावरण का एक घटक है, तो शिक्षक का प्रभाव भी बालक छात्रों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए शिक्षक का चूंकि वो अनुकरण करता है, तो शिक्षक भी बहुत योग्य और अनुशासित होना चाहिए। तो इस तरह से प्रभावात्मक, जिसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, उन सब को भी श्रेष्ठ होना चाहिए ताकि बालक के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सके। फिर है स्वतः प्रेरित अनुशासन। यानी स्वतः प्रेरित अनुशासन का मतलब है कि छात्रों को अनुशासित रहने की प्रेरणा अंतर्मन से मिले, अंतर्मन से प्राप्त हो। चूंकि उनमें आत्मशक्ति का विकास करने के लिए, आत्मशक्ति का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो जब आत्मशक्ति का विकास होगा तो वो स्वतः अंदर से ही प्रेरित होने के लिए, अंदर से ही प्रेरित होगा अनुशासित होने के लिए। तो उसमें बालकों में सहज न्याय भावना आ जाती है। वो गलत काम फिर कर ही नहीं, सही मार्ग का ही चयन करते हैं, आत्मविश्लेषण कर सकते हैं, सही मार्ग का ही चयन करेंगे। तो इस तरह से स्वतः प्रेरित अनुशासन पर बल दिया है। तो इस तरह से आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार जो आज के संदर्भ में जो उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन उपयोगी हो सकती है, उनका हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ओके, थैंक यू।